नई वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जो एलडीसी और जीडीसी रेलवे के एग्जाम्स है उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जहाँ से मैक्सिमम सवाल आने की संभावना है, मैं वहां से आपको वो टॉपिक क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया और बाकी जितने जरूरी अपडेट भर्ती से संबंधित है वो मैं सब कुछ यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर मैंने आज सुबह 4-5 घंटे की मेहनत की और मेहनत करने के बाद जो एक आउटपुट निकला है वो मैं आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ। और इसमें देखिए, मैंने काफी मेहनत की है, फिर भी अगर कोई गलती रहने की संभावना हो तो आप माफ कीजिएगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। अक्सर कितनी मेहनत कर ली जाए फिर भी कोई न कोई भूल चूक रह जाती है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि कोई एरर नहीं हो, फ्री हो। देखिए, इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स के अंदर करूंगा। एक पार्ट्स के अंदर थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट्स के अंदर इस टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको भली बात ही पता है कि अगर अपना एलडीसी, जीडीसी या रेलवे के जितने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं नॉर्मली, उनका सिलेबस को अगर गौर करें, ध्यान से देखें, तो जो सबसे बड़ा पार्ट और है वो है राजभाषा का। और राजभाषा से एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 10-10 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जो भर्ती का नोटिफिकेशन आता है उसमें स्पष्ट रूप से होता है कि टोटल प्रश्नों का 10% प्रश्न है वो राजभाषा से होने चाहिए। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप कैसे एग्जाम्स में बिना लोड लिए सॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बहुत शॉर्ट में होगा और आपको बिल्कुल ए टू जेड जो जितनी चीजें हैं वो समझ आएगी। तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं तो बिना देर किए। देखिए, अपना जो टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा टॉपिक मान सकते हो। और टॉपिक का नाम है राजभाषा। देखिए, राजभाषा अगर आप शब्द लिखते हो तो यह दो चीजों से बना है। एक तो राज प्लस भाषा। राज का अर्थ आप समझ सकते हो, राज का अर्थ होता है सरकार या राज्य या देश या संघ। और भाषा का अर्थ होता है भाषा, लैंग्वेज, जिसपे एक दूसरे के विचार है उनको व्यक्त कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भाषा। तो इसका अगर मैं संपूर्ण बात निकालूं तो किसी राज्य, संघ, स्टेट की जो लोगों की भाषा है वो क्या कहलाती है, भाषा। ये इतनी बात आ गई समझ। इसके बाद बात करें तो अगर भारत की आधिकारिक भाषा की बात करें, राजभाषा की बात करें, तो दो भाषा है। नंबर 1 पे मैं बात करूं तो हिंदी, और नंबर 2 पे बात करें तो है अंग्रेजी। अंग्रेजी। दो चीजें बात समझ में आई कि नहीं आई? नंबर 1 पे क्या है, हिंदी है। नंबर 2 पे क्या है, अंग्रेजी है। अब देखिए, अगर अपन थोड़ा बात करें संविधान की तरफ, तो संविधान की जो अपनी अनुसूचियां है उसके अंदर एक अनुसूची है, अनुसूची 8। उसके अंदर टोटल अगर भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाएं। अब देखिए, पहले कम थी, अब ज्यादा कैसे हो गई वो सब कुछ आगे बात करेंगे। तो उसमें 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में से देखिए, इसमें से राज्य हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा जिसको सुन सकते हैं, जिनको अपनाकर अपना कार्य, पत्र व्यवहार वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से ही जो हिंदी और अंग्रेजी है, इनको आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। कैसी भाषा के रूप में? आधिकारिक भाषा के रूप में क्या दिया गया है, दर्जा। देखिए, अपने एक संविधान का एक अनुच्छेद है 343, और 343 का जो पैरा 1 है उसके अंदर कहा गया है कि जो भारत की राजभाषा है, राजभाषा वो कौन सी है, राजभाषा हिंदी है। और अगर लिपि की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है लिपि कौन सी है,
तो लिपि आपको ध्यान रखना देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। अनुच्छेद 344 अनुच्छेद संविधान का आर्टिकल 343 पैरा 1 में राजभाषा क्या है? हिंदी है, और इसकी लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इससे अक्सर एग्जाम्स में ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ये बात हुई राजभाषा की। अब देखिए दूसरा एक शब्द आता है राष्ट्रभाषा। नंबर 2 पे आता है राष्ट्रभाषा। अब देखिए जैसे मैंने राजभाषा का किया वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्लस क्या हो जाएगी? भाषा। राष्ट्र क्या होता है? कोई संघ होता है, देश होता है, राज्य है। तो एक पूरे राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर जो प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। देखिए कोई राज्य के अंदर, छोटे से क्षेत्र के अंदर कोई भाषा बोली जा रही है कोई, तो वो तो क्या हो जाएगी? राजभाषा होगी। और जो भारत के जितने भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज का मतलब इस्तेमाल किया जाए, जिसके अंदर प्रशासनिक एवं राजकीय कार्यों में सुगमता आए, सरलता आए। क्योंकि देखिए अगर आप बात करें तो आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, वहां नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश, हिंदी समझी जाती है। सब मैक्सिमम लोग, भारत के लोग हैं, वो हिंदी समझते हैं। लेकिन आप अगर तमिलनाडु के अंदर जाओगे तो वहां दूसरी भाषा बोली जाती है, वहां हिंदी समझते ही नहीं है। तो सुगमता कैसे आएगी? तो उसके लिए एक राष्ट्र के लिए एक भाषा बनाई गई, और उस भाषा जो पूरे राष्ट्र के अंदर लागू हो, लोगों को समझी जा सके, उस भाषा को क्या नाम दिया गया? राष्ट्रभाषा। देखिए राष्ट्रभाषा आम जन या जो राष्ट्र समस्त राष्ट्र की भाषा होती है वही क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो जो बेसिक चीजें थी वो ही। अब देखिए बाकी वाली जो भाषाएं हैं वो कैसे क्या आई, और उनपे कौन सी भाषाएं शामिल है, कौन सी नहीं है, अनुसूची में पहले कितनी थी, अब कितनी भाषाएं हो गई है, और भाषा अधिनियम 1963 क्या है, भाषा नियम 1976 क्या है, इनमें कितनी धाराएं हैं, इनकी उप धाराएं क्या है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अब इसके बाद करते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, तो अभी आगे राजभाषा को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, अपना जो भारतीय संविधान है उसके अंदर अगर सूचियों की बात करें तो अनुसूची कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली जो अब अपन चीज पढ़ रहे हैं उसी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आना 100% है। देखिए अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान के अंदर कितनी अनुसूची हो गई? 12 अनुसूची, और 4 अनुसूची बाद में ऐड की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन अनुसूची के अंदर एक आठवीं अपनी अनुसूची थी, और वो अनुसूची थी राजभाषा से संबंधित। किससे संबंधित? राजभाषा से संबंधित। राष्ट्रभाषा के संबंधित भाषाएं कितनी होगी भारत में, उनके बारे में वर्णन था। देखिए अगर मूल जो 8वीं अनुसूची थी, मूल के अंदर मैं बात करूं तो टोटल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। देखिए अब टोटल जो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी उसको आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो अपनी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो अपनी मूल 14 भाषाओं के अंदर शामिल थी। तो अगर मैं बात करूं ये 14 भाषाएं कौन सी थी, तो मैं यहां लिखता हूं असमी, मराठी, संस्कृत, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, नवा है मलयालम, कन्नड़, 11 पे है कश्मीरी, तमिल अभी तक नहीं आई है, तमिल। और अगले की बात करें 13 नंबर पे तो उर्दू, और एक और रह गई, वो क्या रह गई? संस्कृत हो गई, कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, बांग्ला नहीं आई है।
तो 14 नंबर पे हो गई बांग्ला। तो देखिए आपको एग्जाम में एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है मूल भाषाएं कितनी थी, 14 थी। और 14 में हिंदी शामिल थी कि नहीं थी, तो हिंदी शामिल थी। तो आप देख सकते हो असमी, मराठी, संस्कृत, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, उर्दू, बांग्ला। देखिए नॉर्मली यह क्षेत्रीय भाषाएं थी और विशेष क्षेत्र के अंदर ही बोली जाती थी। इसके बाद देखिए वर्तमान के अंदर मैं बात करूं, ये तो मूल था, अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में 14 से बढ़ा करके भाषाएं कितनी हो गई है, 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई है, 22 भाषाएं। और इन भाषाओं से संबंधित अगर अक्सर क्वेश्चंस आपको अगर पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाएगा कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया है। देखिए इसके लिए आपको 3 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए आपको ये जोड़ते हैं तो होता है संविधान संशोधन। क्या होता है, संविधान संशोधन। देखिए संविधान में 3 संशोधन हुए, 21वां, 71वां और 92वां। देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 के अंदर और 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 और 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। इन्हीं के अंदर इन भाषाओं को जोड़ा गया है। देखिए यहाँ 14 भाषाएं, तो 15वीं भाषा के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। तो 15वीं भाषा किसको जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। और जो 92वां संविधान संशोधन था इसमें 3 भाषाएं जुड़ी थी, 16, 17 और 18। इसमें थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 19, 20, 21 और 22। देखिए दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है, तो देखिए इसके अंदर जो 92वां संविधान संशोधन था इसमें जोड़ी थी बाडो, संथाली और मैथिली और 22वीं भाषा थी वो थी डोगरी। अब देखिए ये चीजें इनमें से आपके एग्जाम्स के अंदर हो सकता है एक क्वेश्चन मिले, एक नहीं मिले तो कम से कम एक क्वेश्चन तो कम से कम मिलने की संभावना है, और हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर इनमें से ही 2 क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची कितनी थी। देखिए मूल अनुसूची 8 थी और वर्तमान में अनुसूची कितनी, 12 है। और उन 8वीं अनुसूची है वो राजभाषा से संबंधित है, जिसमें राष्ट्र की भाषाओं के बारे में बताया गया। भाषा कितनी, तो मूल भाषाओं की बात करें तो टोटल 14 भाषाएं थी। उस वो थी असमी, मराठी, संस्कृत, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, उर्दू और बांग्ला। इन भाषाओं के अंदर अपनी जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है वो शामिल थी, आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद जो वर्तमान के अंदर जो भाषा है वो कितनी, टोटल 22 है। तो 22 तो जो बाकी वाली 14 से आगे वाली जितनी 8 भाषा है उनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए कब कौन सी भाषा जुड़ी थी वो आपको समझने की जरूरत है। देखिए संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1969 के अंदर, जिसके अंदर 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था। इसके अंदर 16, 17, 18 3 भाषाएं जोड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था। इसमें बाडो, संथाली, मैथिली और डोगरी टोटल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब देखिए यहाँ मजेदार बात ये, यहाँ से जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है। तो देखिए उनके अंदर आपके ऑप्शन रहेंगे। मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन की बात करें तो आएगा हिंदी, अंग्रेजी, बाडो, चौथा होगा नेपाली।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। देखिए इसका सीधा सिंपल सा आवाज है। इन सभी भाषाओं में आपने पढ़ा तो हिंदी आपने पढ़ लिया है, बाडू भी पढ़ लिया, नेपाली पढ़ लिया, लेकिन अंग्रेजी भाषा थी वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, सिर्फ एक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, जिससे पूरे देश के अंदर कहीं अगर हिंदी समझ में नहीं आती है तो वहां पे इसको प्रयुक्त किया जा सके। तो ये यहाँ तक कि आपको, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इनसे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसको आप कहीं हो सके तो लिख कर नोट करके आप जरूर कर लें। अब आगे बात करते हैं जहां से हर बार हर जितने भी एलडीसी के एग्जाम्स हुए उनके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आया है, और ये था हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस से अक्सर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और वो होते हैं, देखिए एक तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। इनसे हर बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये अपना 14 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी बात करें तो ये हमेशा 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी। और यह पहली बार 1975 के अंदर बनाया गया था, उसके बाद लगातार, और 14 सितंबर 1959 से लगातार 14 सितंबर 1959 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। तो ये था हिंदी दिवस की बात कर ली। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ही पहली बार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। क्या किया गया? हिंदी को क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। इसके उद्देश्य से ही इसी दिन से ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर को 1949 से लगातार इस दिवस को मनाया जा रहा है। और 14 सितंबर 1949 को करने का मुख्य कारण क्या था कि हिंदी के एक बहुत जो साहित्य कवि थे जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, तो उनका नाम था, वो था राजेंद्र सिन्हा। नाम आता है राजेंद्र सिन्हा। इनका 14 सितंबर 1949 को 50वां जन्मदिन था। क्या था? 50वां जन्मदिन था। और इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाए, और इन्होंने लंबा संघर्ष किया। इसी के साथ साथ कई साहित्यकार थे, जैसे काका कालेलकर, जैसे आप इनके नाम याद रखना, अक्सर इनसे क्वेश्चन आते हैं। काका कालेलकर, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण, सेठ गोविंद दास, इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, और इनके मेहनत के बदौलत ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिला था। और अभी जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रभाषा, इतना महत्व है इसी कारण हो पाया क्योंकि इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था, लंबी लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ हो पाया है। देखिए ये थी मुख्य बातें, और इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ साथ अक्सर आजकल एग्जाम्स है वो करंट से लेकर जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो करंट से जितने क्वेश्चन पुरस्कार वगैरह के हिंदी के बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं, और उनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 से मनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला मैं बात करूं जो हिंदी के जो पुरस्कार हैं वो किसको दिया गया, लास्ट पुरस्कार की बात करेंगे जो अभी लास्ट एग्जाम्स के अंदर दिया गया है। शायद अभी 25 का पुरस्कार नहीं मिले हैं, और जो 24 के हैं वो मैं करवा रहा हूँ। जैसे ही ये आएंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, हो सकता है आपके एग्जाम से पहले मुश्किल ही आए। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, और ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया था, और हिंदी में दिया था। गगन गिल्लर, ये कविता थी, नाम था गगन गिल्लर, और इन्होंने एक कविता लिखी थी, और इनके कविता का जो बोल थे वो थे, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ये इनकी कविता थी, मैं जब तक आई बाहर। इसके लिए जो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 है वो गगन गिल्लर को दिया गया। किसको दिया गया था? 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल्लर को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं अगर बात करूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, साहित्य क्षेत्र में। और 2024 का पुरस्कार, और ये 29वां पुरस्कार जो था वो क्रम था, और ये हिंदी लेखक थे विनोद कुमार शुक्ल, उनको दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल इनको दिया गया है। ये भी आप नोट करके याद कीजिए, ये 2 पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर 2024 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो वो भी आप एक बार याद कर दिए, नोट कर दिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार ये दिया गया है 2024 का, और 70वां राष्ट्रीय फिल्म वो था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का, और ये दिया गया है गुलमोहर को दिया गया था। ये आप याद रखें, ये फिल्म का नाम गुलमोहर है, और इसके निर्देशक है राहुल वी सिटोला, इनको दिया गया है। तो ये 3 चीज आप याद रखिए, एग्जाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कि पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी का है, वो गगन गिल्लर को दिया गया था, कविता थी मैं जब तक आई बार, इसके लिए दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र 2024 का, जिसका 29वां संस्करण है, वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है वो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो गुलमोहर फिल्म को दिया गया है, राहुल वी सिटोला इसके निर्देशक थे। और इसी के साथ विश्व हिंदी दिवस 10 सितंबर को होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम, इसके बाद पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है इनसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। शायद आप भरोसा कर सकते हो, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन कमेंट करके जरूर बताना कि इससे क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि आज तक मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उनमें इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को 101% मिला है। तो उम्मीद है कि आगे भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो ऑनलाइन मोड पे है। ऑनलाइन मोड पे अक्सर क्वेश्चन है वो इजी रहते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि राजभाषा अधिनियम, अब देखिए इसको बड़े ध्यान से समझना, राजभाषा अधिनियम 1963। देखिए राजभाषा अधिनियम है कब का, तो आपको ध्यान रखना है, राजभाषा अधिनियम है 1963 का। देखिए समझने की मैं अगर बात करूं तो भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, इसके अंदर हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व है, और सैकड़ों भाषाएं और बोलियां प्रसिद्ध है। देश में एकता और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाने के लिए कोई एक ऐसी लैंग्वेज की आवश्यकता महसूस हुई जो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करे, हर जगह के लोग उसको समझ सके, बोल सके। तो उसके लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई, और ऐसी भाषा जो हर जगह समझ में आ सके, एक दूसरा लोग समझ सके। तो इसी ऐसी भाषाओं को क्या नाम दिया गया? संपर्क भाषा नाम दिया गया। क्या भाषा का नाम दिया गया? तो संपर्क भाषा। तो देखिए संपर्क भाषा ऐसी भाषा होती है जो देश के किसी भी कोने के अंदर
लोगों को आपस में जो वार्तालाप है, एक दूसरे की बात को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ऐसी भाषाओं को क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा। और संपर्क भाषा का प्रयोग किया। देखिए, संविधान लागू हुआ अपना 1950 और 1950 से लेके 1915 वर्ष तक, मतलब 1965 तक देश के अंदर हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा को मान्यता थी। और जितने भी वार्तालाप है, पत्र है, प्रशासनिक कार्य है, इन दो भाषाओं के अंदर होते थे। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता था। लेकिन संविधान लागू जो होने के 15 वर्षों बाद, मतलब 1965 के बाद अंग्रेजी को क्या कर दिया? हटा दिया गया। केवल हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दे दिया तो जितने भी प्रशासनिक कार्य थे वो सिर्फ हिंदी के अंदर होने लगे। इंग्लिश को 1965 से बंद कर दिया गया। तब हुआ क्या? देखिए, बाकी जगह सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और मुख्य रूप से जो भारत का तमिलनाडु राज्य है, वहां के लोगों ने बहुत बड़ा कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और कड़े विरोध के बाद संसद के अंदर कई समितियों का निर्माण हुआ। समितियों का निर्माण और बाद में निर्णय लिया गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होने लगा। और 1965 के बाद दोबारा अंग्रेजी का प्रयोग स्टार्ट हुआ। यहाँ पे तो बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और इन्हीं को बाहर कड़े विरोध के बाद कड़ा विरोध, देखिए कड़ा विरोध का हुआ था भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु के अंदर विरोध हुआ। विरोध के बाद में वापस हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को वैकल्पिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। और प्रशासनिक कार्य है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने लगे। और इसी के साथ ही जो अपना जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, ये आ गया कि अस्तित्व के अंदर आया। राजभाषा अधिनियम 1965 के अंदर जाके कहीं लागू होने की कगार पे आ गया। और इसमें देखिए कुछ मुख्य विशेषताएं बताई गई। जो संसदीय समिति बनी, उन्होंने जो राष्ट्रभाषा उसके लिए क्या क्या शर्तें बताई गई वो है। देखिए, हिंदी राजभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। और अंग्रेजी का प्रयोग की बात करें तो 1965 से अंग्रेजी का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। और संसदीय प्रावधान की मैं बात करूं तो संसद के अंदर नियम, अधिनियम, आदेश जितने भी होते हैं वो हिंदी के साथ अंग्रेजी में प्रकाशित होंगे। और केंद्र और राज्य सरकार के जो वार्तालाप होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर होंगे। और अगर न्यायिक क्षेत्र की बात करें, जो हाईकोर्ट और अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। और अगर आवश्यकता कहीं महसूस हुई तो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भी अनुमति राष्ट्रपति द्वारा दी जा सकती है। और अगर छठे पॉइंट की बात करूं तो अनुवाद है, वो कोई भी अधिकारी कभी भी कोई लेटर निकालेगा तो उसका अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ उसका हिंदी संस्करण भी जारी करेगा, क्योंकि लोगों को समझने के अंदर सुगमता हो। अगले पॉइंट की बात करें तो राजभाषा अधिनियम 1963, इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली याद रखना पड़ेगा। और यहाँ से ही एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, क्योंकि ये तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी, कैसे क्या हुआ, कब कब क्या हुआ, ये था। और अब अधिनियम से जो एग्जाम में आने वाले क्या क्या पॉइंट है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट, और यहाँ से 100% एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 है वो संसद में कब पारित हुआ, तो देखिए मैं 2-3 पॉइंट लिखूंगा। संसद में पारित ये हुआ है आपका 22 अप्रैल 1963। 22 अप्रैल 1963 को ये संसद के अंदर पारित होता है। और संविधान लागू होने से 15 वर्ष बाद, तो इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स के अंदर 2 तिथियां देखने को मिलेगी और दोनों सही है। और अगर लागू की बात करें तो देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 अगर लागू की बात करें तो 1 जनवरी 1965, या इसी को आपको 26 जनवरी भी देखने को आपको मिल सकता है। तो ये दोनों एकदम
क्लियरली दोनों एकदम सही है, और आपको एग्जाम के अंदर इन दोनों में से एक मिलेगा, दो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो साइन थे वो 1 जनवरी को ही हो गए थे, लेकिन जो 15 वर्ष कंप्लीट हो रहे थे संविधान लागू हुए को, वो हो रहे थे 26 जनवरी 1950 को। 15 वर्ष कंप्लीट होने पे लागू होने की बात करें तो ये तिथि आती है 26 जनवरी 1965। ये दो डेट इंपोर्टेंट है और आपको एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो इसको आप क्लियरली ध्यान रखें और इनसे क्वेश्चन आता है। अब देखिए, राजभाषा जो अधिनियम है, इसमें जो प्रथम बार संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? प्रथम बार संशोधन की बात करें तो यह 1966 के अंदर इसका संशोधन हुआ है। और अगर ये संशोधन हो गया, यह अधिनियम लागू कब हुआ? पारित तो संसद के अंदर 22 अप्रैल 1963 को हो गया, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1965 को। अब देखिए, इस अधिनियम के अंदर कुल कितनी धाराएं हैं वगैरह वगैरह क्या है वो आप समझते हैं आगे। देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 जो 22 अप्रैल 1963 को पारित हुआ संसद के अंदर, और इसके बाद 26 जनवरी 1965 को यह अधिनियम लागू हो जाता है। और इसमें अंदर कुल धाराओं की बात करें तो टोटल इसके अंदर 9 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 9 धाराएं थी। और अक्सर इन धाराओं से आपके एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो 9 धाराएं कौन कौन सी है अधिनियम 1963 की, उनको फटाफट शॉर्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नंबर 1, जब भी कोई अधिनियम बनता है तो उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और इसका प्रारंभ है वो कब होता है, उससे संबंधित रहता है। देखिए, अगर संक्षिप्त नाम की बात करें तो राजभाषा अधिनियम 1963 है। और विस्तार की बात करें तो यह संपूर्ण भारत है, और इसमें सिर्फ एक तमिलनाडु को छोड़ा गया है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और इसके बाद बात करें तो संपूर्ण भारत और तमिलनाडु इसमें जो है उसको हटाया गया है। लेकिन अगर प्रारंभ की बात करें तो ये 26 जनवरी जो संविधान लागू हुए, पूरे 15 साल होते हैं, उन्हीं के उस दिन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1965 को ये लागू हो गया था। अगर धारा 2 की बात करें तो इसमें अंदर परिभाषाएं हैं, जितनी भी परिभाषाएं थी वो उसको इसमें रखा गया है। और परिभाषाओं के अंदर देखिए, जो राष्ट्र की भाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि की बात करें तो देवनागरी होगी, ये मैंने शायद आपको पहले भी बता दिया था। और इनकी क्या क्या परिभाषा है, इसके साथ साथ कुछ परिभाषाएं भी दी हुई थी। और नंबर 3 पे जो बात करें तो संघ व संसद के जो राजकीय प्रयोजन है उनके अंदर अंग्रेजी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी, जो संघ व संसद में राजकीय कार्य, राजकीय कार्यों के प्रयोजन में अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग होगा। यह धारा 3 के अंदर बताया गया है कि संघ और संसद के अंदर राज्य के कार्यों जितने भी प्रयोजन होते हैं उनके अंदर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था, उसके स्थान पर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का भी प्रयोग होगा बराबर। और चौथी बात करें तो राजभाषा समिति, एक समिति बनाई गई थी जो राजभाषा का हिंदी भाषा का पुनर्वलोकन करने के लिए। तो वो समिति क्या थी? तो उसका शहर में थी राजभाषा। देखिए, समिति की बात करें तो यह संविधान राजभाषा अधिनियम 1963 लागू होने के 10 साल बाद बनानी थी। और इस समिति की बात करें तो यह 26 जनवरी 1910 वर्षों बाद, मतलब 26 जनवरी 1975 को बननी थी, और संसद और राष्ट्रपति की अनुमति से बननी थी। और इस समिति की सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे, और इसके अलावा 20 सदस्य थे वो लोकसभा से थे, 20 सदस्य थे वो लोकसभा से, और 10 सदस्य थे वो राज्यसभा से इसमें शामिल किए गए थे। देखिए, जो राजभाषा समिति थी उसका गठन राजभाषा अधिनियम 26 जनवरी 1965 लागू होने के 10 साल बाद, यानी 26 जनवरी 1975 को इसमें टोटल सदस्यों की बात करें 3 थे। इसके अलावा 20
लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य शामिल थे और इनका अगर कार्य था वो था हिंदी भाषा का पुनरावलोकन करना। मतलब जो हिंदी भाषा 1965 के अंदर लागू की गई थी अंग्रेजी के साथ साथ, उसका क्या करना, हिंदी भाषा का पुनरावलोकन करना। अक्सर इनसे आपके एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये थी राजभाषा अधिनियम 1963 और इसके अंदर अपन 4 धाराएं पढ़ ली है। और अगर 5वीं धारा की मैं बात करूं तो ये बहुत छोटी छोटी धारा हैं और इनको एक बार समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। और अक्सर इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए 6ठी अब जो धारा 5 है कि केंद्र के अधिनियमों को प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। देखिए जितने भी केंद्र सरकार के नियम अधिनियम है वो प्राधिकृत हिंदी भाषा में प्रकाशित होंगे, उसी के साथ उसका अंग्रेजी भी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। केंद्र सरकार के अधिनियम हिंदी में प्रकाशित होंगे और अगर प्रेसिडेंट अध्यादेश दे तो इसका अनुवाद है वो इंग्लिश में साथ में जारी होगा। ये धारा थी 5 के अंदर ये बताया गया था। और धारा 6 की बात करें तो कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों को प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। देखिए ये तो 4 और 5 तो केंद्र और संघ के संबंधित है और 6 है वो राज्य है। राज्य अधिनियमों जो कतिपय दशा में, कतिपय मतलब कभी कभी अगर कोई राज्य ऐसा है वहां हिंदी को समझ ही नहीं पाते हैं तो ऐसी दिशा के अंदर उसको अधिनियम जो अंग्रेजी में है उनको हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। जो इंग्लिश के अंदर जो अधिनियम होंगे उनका क्या किया जाएगा, हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है अगर अब आप अंग्रेजी भाषा नहीं समझ पा रहे हो। और राज्य की बात करें तो क्या होता है, विधानमंडल या विधानसभा। इसके विधानसभा और ये किसके, राज्यपाल के अध्यादेश को, किसको, राज्यपाल के अध्यादेश को। अगर अब आप अंग्रेजी भाषा में समझ नहीं आ रहा है तो उसको किस में अनुवाद करेंगे, हिंदी के अंदर उसका अनुवाद करेंगे। देखिए ये थी राज्य के बारे में। और धारा 7 है वो है हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट। जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है वहां का जो निर्णय है वो हिंदी या अन्य राजभाषा का विकल्प होगा, हिंदी में वो तो अंग्रेजी में अनुवाद होगा। देखिए हाई कोर्ट का कोई निर्णय है वो हिंदी के अंदर होगा, अगर वहां पे हिंदी नहीं समझी जाती है तो किसी अन्य भाषा में नहीं तो अंग्रेजी में। तो हाई कोर्ट इसमें देखिए इंग्लिश के साथ साथ इसका अगर जरूरत पड़ी तो हिंदी में और यहाँ अन्य भाषा में अनुवाद होगा। और 8वां जो इसकी धारा है, धारा 8, इसके अंदर है कि नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। जो 1963 का राजभाषा अधिनियम है उसको नियम बनाने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। और जो अंतिम धारा है धारा 9, और यह है कुछ प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। देखिए कुछ प्रावधान J&K मतलब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। जैसे कौन से, जो धारा 6 और 7, धारा 6 व धारा 7 के प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होंगे। देखिए ये चीजें थी। तो देखिए अब शॉर्ट के अंदर आप कैसे इसको ऐड कर सकते हो वो समझने की कोशिश करें। देखिए राजभाषा अधिनियम की बात करें 1963, तो ये पारित 22 अप्रैल 1963 को हो गया था और 26 जनवरी 1965 को ये लागू हो गया था। इसके बाद अगर बात करें इनके टोटल 9 धाराएं थी। तो पहली धारा थी संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ होने की तिथि, 2 में परिभाषा थी और 3 में अपना था 3 में राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो प्रयुक्त भाषा वो थी। 4 में था केंद्र सरकार के कार्यालय पत्र आदि वो हो गया। 5 ये तो अलग हो गया, सॉरी।
देखिए, एक में संक्षिप्त नाम, दो में परिभाषाएं, तीन में संघ व संसद और चार में राजभाषा समिति, जिसके अंदर कितने सदस्य, कब बने, क्या उद्देश्य था, वो सब कुछ आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला है जो नियम 5 पे जो है केंद्र के जो अधिनियम है वो राष्ट्रपति का अध्यादेश हिंदी अंग्रेजी दोनों में अनुवाद होंगे। और छठा है कतिपय दिशाओं में राज्य विधान पढ़ाओ उनके संबंध में, 7 में हाईकोर्ट वाला हो गया, और 8 में नियम बनाने की शक्ति, और 9 में है कुछ जो धारा है वो लागू नहीं होगी, जो जम्मू कश्मीर में धारा 6 और 7 लागू नहीं होगी। और इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो राजभाषा नियम 1976, ये क्या है, ये नियम पढ़ लेते हैं, नियम के साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो यहीं से ही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए फटाफट करते हैं जल्दबाजी में। और आप ये नोट्स अच्छे से लिखते रहे, साथ ही साथ अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, और एक बार लिख लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। देखिए, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा नियम 1976। देखिए, राजभाषा नियम 1976, ये देखिए इसके अंदर टोटल 12 नियम है। कितने नियम है ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 12 नियम है। इनको बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के बारे में बताया गया है। और इसका अगर संशोधन की बात करूं, 1976 का जो अधिनियम नियम है, इसमें अगर संशोधन कब कब हुआ था, वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तो 67 के अंदर एक बार ही हुआ था, जो राजभाषा अधिनियम 1963 था। ये 1987, 2007 और 2011 के अंदर ये संशोधित हो चुका है। और जो इसमें 12 नियम थे वो कौन कौन से थे उनको शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, नियम 1 थी परिभाषा, नियम 1 परिभाषा थी। बहुत सारी परिभाषाएं थी राजभाषा नियम के अंदर, अलग अलग बहुत सारी परिभाषा। इनसे अक्सर आपके क्वेश्चन है, आपको ये पता है कि नियम 1 में क्या थी परिभाषाएं थी। नंबर 2 थे राज्यों का श्रेणी अनुसार वर्गीकरण था, राज्यों का वर्गीकरण। इसमें देखिए राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था भाषाओं के अध्ययन पर, एक ए, क, ख और ग। कुछ राज्य क के अंदर थे, कुछ ख के अंदर थे। ऐसे राज्य थे वो क और ख दोनों में नहीं थे, उसको ग के अंदर रखा गया था। और नियम 3 के अंदर बात, इसमें 3 वर्गीकरण किए थे, क, ख, ग। आप इतना याद रखिए, इसके अलावा एग्जाम से अक्सर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और राज्यों और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्र आदि है वो किसमें होंगे, देखिए केंद्र प्लस राज्य सरकार के कार्यालयों में पत्र आदि किसमें होंगे, तो ये आपको पता है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर होंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर। ये बहुत इजी नियम है। और नियम नंबर 3 हो गया। नियम 4 की बात करें, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पत्र है वो किसमें होंगे, देखिए केंद्र सरकार, ये तो केंद्र और राज्य दोनों का हुआ। ये केंद्र सरकार के अगर कार्यालय की बात करें तो वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर होंगे। नियम 5 की बात करें तो वो है हिंदी में प्राप्त पत्र का आंसर किसमें होगा, देखिए हिंदी में प्राप्त पत्र का आंसर या रिप्लाई किसमें होगा, तो जो हिंदी में आएगा उसका रिप्लाई भी किसमें देना होगा, हिंदी में देना होगा। और नियम 6 की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग हो सकता है, हिंदी प्लस अंग्रेजी का दोनों का प्रयोग होगा। कार्यालय जितनी भी वार्तालाप वगैरह है, अगर कोई कर्मचारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर रहा है तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर होगा। आवेदन किसमें होगा, हिंदी प्लस अंग्रेजी के अंदर होगा। इसके बाद अगर मैं नियम 8 की बात करूं तो 8 था केंद्रीय कार्यालयों में कोई टिप्पणी लिखनी है वो हिंदी में लिखेंगे। देखिए केंद्रीय कार्यालय में कोई जैसे किसी लेटर के ऊपर टिप्पणी करनी है तो वो हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर होगी। और अगला है जो नियम 9 है वो है हिंदी की प्रवीणता, मतलब अंग्रेजी से बढ़कर हिंदी पे ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। और जितने भी केंद्रीय संस्थाएं हैं उन सबको हर बार उनको ये रिपोर्ट देनी होती है कि आपने पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उस पर कितना प्रोग्रेस किया है, उसके बारे में
जैसे इसके अलावा अगर आपने 10th के अंदर एक भाषा के रूप में आपने हिंदी लिया है तो आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें आपके वैकल्पिक विषय के रूप में एक हिंदी होना अनिवार्य है। ये भाषा की क्या हुई प्रवीणता, तो हिंदी की प्रवीणता। और इसके बाद नियम 10 की बात करें तो नियम 10 है हिंदी को कार्य साधक ज्ञान होना। हिंदी जो जितने भी राज्य कर्मचारी सेवा में आएंगे उनको हिंदी भाषा और देवनागरी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जो इतने बड़े देश के अंदर कहीं पर भी सर्विस करेंगे तो लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए उनका हिंदी भाषा और देवनागरी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब नियम 11 की अगर मैं बात करूं तो वो है मैनुअल संहिता है, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगी। 11 है जैसे कोई मैनुअल जारी हो रहा है, कोई साहित्य रचना है, कोई प्रक्रिया संबंधी नियम है, ये हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों के अंदर प्रकाशित होंगे। और अनुपालन का उत्तरदायित्व, नियम जो 12 है जो है अनुपालन का उत्तरदायित्व। देखिए सभी कार्यालय है वह हिंदी का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। ये जो अपर अधिकारी है उनको आदेश दिए गए हैं वो समय समय पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी हिंदी के कार्यालय है वह हिंदी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए ये चीजें थी वो राजभाषा से संबंधित थी जो अक्सर रेलवे एग्जाम से एलडीसी जीडीसी के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, उनसे संबंधित 4-5 लाइन है, उनको आप शॉर्ट में नोट कर लीजिए। अक्सर एग्जाम में क्या पता इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगर मैं राजभाषा अधिनियम 1963 बात करूं तो उसमें कुल 9 धाराएं थी, वो भी आपको याद रखनी है। और राजभाषा नियम 1976 इसके अंदर सिर्फ नियम है और टोटल कितने 12 नियम है। इनका अगर संशोधन की बात करें तो 87, 2007 और 2011 के अंदर संशोधन हुआ था। और ये नियम है वो सिर्फ एक तमिलनाडु राज्य के अंदर लागू नहीं होते हैं। ये नियम तमिलनाडु राज्य में लागू नहीं है, बाकी सभी भारत में है, सिर्फ एक तमिलनाडु राज्य के अंदर नहीं है। और एग्जाम में अक्सर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह नियम है जो 1976 ये तमिलनाडु राज्य के अंदर लागू नहीं है। इसके अंदर बात करें तो नियम 1 के अंदर परिभाषा है, 2 में राज्यों का वर्गीकरण है, 3 तरह से किया गया है। नंबर 3 में केंद्र और राज्य सरकार के पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। और चौथा है केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी। 5वां हिंदी में प्राप्त लेटर होगा तो उसका आंसर हिंदी में देना होगा। और 6वां है हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राज्य के कार्यालयों के अंदर प्रयुक्त किया जाएगा। और 7वां है आवेदन पत्र है, कर्मचारी कोई भर रहा है अपनी नौकरी के लिए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकता है। और 8वां है केंद्रीय कार्यालयों में टिप्पणी वगैरह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। और हिंदी की प्रवीणता को समझा जाएगा, अगर 10th के अंदर आपने हिंदी ली है तो ग्रेजुएशन के अंदर भी आपको हिंदी होनी चाहिए। और जितने भी एजुकेशन संस्थान है केंद्र सरकार के उनको ये बोला था गया है कि पिछले साल की तुलना में आपने हिंदी के अंदर कितनी प्रोग्रेस की है, हर बार रिपोर्ट ली जाती है। और नियम 10 है हिंदी को कार्य साधक भाषा के रूप में प्रयोग करना, मतलब आपको हिंदी और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। मैनुअल है, साहित्य है, कोई प्रक्रिया संबंधी नियम है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। अनुपालना का उत्तरदायित्व है, केंद्रीय कार्यालय या राज्य के कार्यालय है उसको हिंदी का प्रयोग को सुनिश्चित की गई है। अब देखिए इसके अलावा 5-7 पॉइंट है उनको एक बार देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में वहां से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने शॉर्ट के अंदर करवाने की कोशिश की है। और आपका जहां तक मैं समझता हूँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस यहीं से ही आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चंस अक्सर नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए भारतीय संविधान की मैं अगर बात करूं तो संविधान के अंदर भाग है उसके अंदर अनुच्छेद 343 से 351 है। ये है राजभाषा से संबंधित है, तो यह देखिए राजभाषा में 343 से 351 इसके अंदर देखिए टोटल में बात करूं तो 343, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 7, 51। ये टोटल कितने अनुच्छेद है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल राजभाषा से संबंधित कितने अनुच्छेद है? तो 9 अनुच्छेद है। ये एग्जाम के अंदर बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल कितने अनुच्छेद है? तो 9 अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं 342 की बात करूं तो ये था संघ के शासकीय कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक किया गया। मतलब केंद्रीय कार्यालयों में, ये आपने पहले भी बता दिया था। देखिए 1950 से 1965 तक अंग्रेजी का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। और 343 एक की बात करूं तो संघ की राजभाषा हिंदी, इसमें राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि की बात करें तो देवनागरी है। ये 343 एक के अंदर है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ये आपको याद रखना है। और अगली मैं बात करूं तो ये हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, ये भी आप रखो। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप है भाषा का। और 343 का पैरा 2 की मैं अगर बात करूं तो संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों बाद, जो 15 वर्ष बाद अंग्रेजी का क्या कर दिया? प्रयोग को क्या कर दिया था? बंद। इंग्लिश का यूज को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। लेकिन भारी विरोध के बाद पुनः क्या कर दिया गया था? पुनः प्रारंभ। और अब हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया गया। और अगर मैं अगला बात करूं 343 का 3 की बात करूं तो 26 जनवरी 1900, ये पहले ही बता दिया था, 26 जनवरी 1965 से हिंदी और अंग्रेजी का पुनः प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। और अगर एक संविधान का अनुच्छेद है 120 के अंदर क्या है? राजभाषा के बारे में बताया गया है, राजभाषा। और 345 की अगर मैं बात करूं, राज्य की राजभाषा है, राजभाषाएं, वो तो केंद्र की थी 343, और इसमें किसकी है? राज्य की राजभाषाएं, राजभाषा। और 346 की अगर बात करूं, एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच संवाद होगा, वो किस राज्य भाषा के अंदर होगा? एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संवाद किसमें होगा? और 348 जो हाई कोर्ट प्लस जो अपना सुप्रीम कोर्ट है में जो भाषा का प्रयोग होगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का होगा। इंग्लिश प्लस जरूरत पड़ी तो हिंदी का भी प्रयोग होगा। और 351 जो अनुच्छेद है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हिंदी भाषा का विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक देखिए दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को शॉर्ट के अंदर मैं आपको कैसे करवा पाऊं। तो कोशिश की है इस टॉपिक को काफी अच्छे ढंग से, और जहाँ सिचुएशन बनता है उनको मैंने शॉर्ट में अंदर करवाने की आपको कोशिश की है। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो पार्ट 1 होगा, और पार्ट 2 के अंदर इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज तक एग्जाम्स के अंदर आए हैं और आने वाले हैं, उनका सेकंड पार्ट रहेगा। वो हो सकता है 2 से 8 दिन बाद आपको देखने को मिले। और पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक और पूरा जरूर देखें और अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये शेयर कर दें, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग मार्क आपको गेन करने हैं तो गेन करने के लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बिना आपके क्वालिफाइंग मार्क लाने बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।